तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एंड आज की इस क्लास में हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग पूरा चैप्टर कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में आता है। इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर अच्छे से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आसानी से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में है बच्चों, वो है मनी एंड इट्स फंक्शन। मनी के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देखो, मनी का मीनिंग समझ में तभी आएगा जब आप इसके फंक्शंस को समझ लेंगे। तो मनी का जो सबसे पहला फंक्शन है बच्चों, उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि कुछ भी चीज आपको एक्सचेंज करनी हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो, तो आज की डेट में मनी एक ऐसी चीज आ चुका है जिसके माध्यम से आप कोई भी ट्रांजैक्शन बड़ी आसानी से कर लेते हो। मनी के माध्यम से आप कुछ भी जब चाहे तब खरीद सकते हो, जब चाहे तब बेच सकते हो। क्या लिखा है कि मनी ने गुड्स एंड सर्विस को खरीदना और बेचना काफी आसान कर दिया है। मनी के पास एक क्वालिटी है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की, कि मनी को आज की डेट में हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है गुड्स एंड सर्विस खरीदने और बेचने के लिए। इट एलिमिनेट्स दैट नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंड्स। याद करो, बार्टर एक्सचेंज के अंदर क्या होता था, आप जब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी कि मेरे पास तो वस्तु है लेकिन सामने वाले के पास वो वस्तु एक्सचेंज करने के लिए नहीं है। बट मनी के केस में ऐसा नहीं होता। जब से मनी आया है, अब गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करना काफी आसान हो गया है। मनी ने ट्रांजैक्शन को काफी सिंपल कर दिया है एंड काफी एफिशिएंट कर दिया है। मनी के आने से ट्रांजैक्शन देश में बढ़ी है। बार्टर एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन बहुत कम होती थी बिकॉज लोगों के पास वस्तुएं नहीं होती थी, बट मनी ने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। उसके बाद बच्चों, जो हमारा मनी का सेकंड फंक्शन है वो है मेजर ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट। जब से मनी आया है तब से हर चीज को, हर वस्तु को मापना आसान हो गया है। आज की डेट में हम हर एक चीज को रुपीस में माप सकते हैं। इंडिया में, जैसे अमेरिका में लोग मापते हैं डॉलर में, इंडिया में लोग मापते हैं रुपीस में। तो इट मींस मनी ने किसी भी गुड्स एंड सर्विस को मेजर करने की एक कॉमन यूनिट, एक कॉमन करेंसी प्रदान करी है। यूएस में डॉलर है, इंडिया में रुपीस है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया है। तो हर देश के पास आज एक करेंसी है, वो मनी ने प्रोवाइड करी है। आज हम हर गुड्स एंड सर्विस को उस करेंसी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मनी के इस फंक्शन से अब चीजों को, गुड्स एंड सर्विस को आपस में कंपेयर करना आसान हो गया है। अब जब से चीजों को रुपीस में कन्वर्ट किया है, चल जाता है पता कौन सी वस्तु महंगी है, कौन सी वस्तु सस्ती है, जबकि पहले ऐसा पता लगा पाना पॉसिबल नहीं था। जब से मनी आया है तब से लोगों ने अपने अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू किए हैं। मनी से पहले लोग अपने बैंकों में अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाते थे। अरे तब तो बैंक होते भी नहीं थे। जब से मनी आया है बैंक भी बने हैं एंड ट्रांजैक्शन करना भी आसान हुआ है। हम इस फंक्शन को यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। उसके बाद जो मनी का थर्ड फंक्शन है बच्चों, उसको बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर असेट फंक्शन ऑफ मनी। आज की डेट में हम मनी को फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं। मनी अपनी वैल्यू को बड़ी अच्छे से स्टोर करता है। आज आपके पास 100 रुपए है, अगर आप उसको बैंक में डाल दोगे तो बैंक में आपके पास 100 रुपए ही मिलेंगे, एक साल बाद भी इवन बढ़ के और मिलेगा। बैंक वाला आपको ब्याज और देगा। मनी को हम कभी भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इसको जेब में, बैंक में, एटीएम में, हर जगह स्टोर किया जा सकता है। बोलता है मनी में सेव करना काफी सेफर होता है बिकॉज अगर मैं वस्तु में सेव करूंगा तो वस्तु खराब हो सकती है, उसकी वैल्यू गिर सकती है। बट मनी की वैल्यू गिरती नहीं है, बल्कि मनी की वैल्यू बढ़ती है इंटरेस्ट के रूप में। समझ में आ गया। एंड उसके बाद हमारा जो मनी का आखिरी फंक्शन है वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बच्चों, डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, कि मनी के आने से अब फ्यूचर पेमेंट करना आसान हो गया है। आज आप लोन ले सकते हो, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मनी ने बोरोइंग एंड लैंडिंग एक्टिविटीज को काफी आसान कर दिया है। क्या लिखा है कि मनी के माध्यम से अब फ्यूचर पेमेंट काफी आसान हो गई है। मनी के माध्यम से प्रिंसिपल अमाउंट एंड उसका इंटरेस्ट निकालना काफी आसान हो गया है। मनी उधार लेने और उधार देने में काफी हेल्प प्रोवाइड करता है। तो मनी के 4 फंक्शंस है जो कि एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, मैंने मनी के फंक्शन को याद करने के लिए एक पोयम बनाई है जिसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। ये पोयम क्यों पोयम बोली जा रही है? क्योंकि यहाँ पे राइमिंग मैच हो रही है। फोर
एंड स्टोर। तो मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मीडियम माने मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर माने मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड माने स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, एंड स्टोर माने स्टोर ऑफ वैल्यू। तो उस पोएम के थ्रू आप मनी के चारों फंक्शंस को याद भी कर सकते हो। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? तो एक देश में, एक देश की जनता के पास जितना भी पैसा अवेलेबल है, चाहे वो पैसा उनके घर में हो, या पैसा उनकी जेब में हो, या उनका पैसा बैंक में जमा हो, एक देश में देश की पब्लिक के पास निश्चित समय पर, एक देश में देश की पब्लिक के पास एक निश्चित समय पर जितना भी मनी अवेलेबल है उसका टोटल कर दो, उसे क्या बोलेंगे जी? मनी सप्लाई बोलेंगे। एक देश में जनता के पास जितना भी पैसा है, आपके पास, मेरे पास, सबके पास जो भी पैसा है, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई एक प्रकार का स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? बिकॉज इसको कभी भी मापा जा सकता है। अब बात करें मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो आरबीआई मनी सप्लाई को मापता है, एंड आरबीआई ने मनी सप्लाई को मापने का जो मेजर दिया है उसको बच्चों बोलते हैं M1। क्या बोलते हैं जी? M1। और M1 में तीन बातें आती है। सबसे पहला होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के पास जो पैसा है, और जनता के पास पैसा नॉर्मली नोट्स में एंड कॉइन्स में होता है। उसके बाद होता है डिमांड डिपॉजिट या फिर नेट डिमांड डिपॉजिट। इसका मतलब होता है वो पैसा जो जनता ने बैंक में जमा करवा रखा है। जो पैसा मेरी जेब में है उसको तो बोला करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और जो पैसा मेरा बैंक में जमा है उसे क्या बोलते हैं जी? नेट डिमांड डिपॉजिट। क्या लिखा है? ये वो डिमांड डिपॉजिट है जो बैंक में जमा है, और अपने बैंक वाले पैसे को मैं चेक से निकाल सकता हूं ना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं जी? डिमांड डिपॉजिट, या फिर हम इसी को जो है चेकेबल डिपॉजिट का नाम भी दे सकते हैं, बिकॉज इसको चेक से निकाला जा सकता है। इस प्रकार के पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं जी? बैंक मनी। क्या बोलते हैं जी? बैंक मनी। पेपर में आ जाता है बैंक मनी क्या होता है। तो हमारा जो पैसा बैंक में जमा है डिमांड डिपॉजिट के रूप में, जिसको हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं, उसको बैंक मनी भी कहा जाता है। और मनी सप्लाई का जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये आपके लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो आरबीआई के पास जो पैसा जमा है वो भी इसके अंदर आता है। तो मनी सप्लाई को मापने के तीन पॉइंट है। पहला ये, उसमें प्लस करो ये, उसमें प्लस करो ये। तो पेपर में पूछे मनी सप्लाई के कंपोनेंट क्या है, तो करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। या फिर पेपर में पूछे मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है, तो आप इन तीन चीज की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो सरकार का पैसा शामिल नहीं होता, जो बैंक का खुद का पैसा है वो शामिल नहीं होता, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये क्या होता है? एक बैंक अपना जो पैसा दूसरे बैंक के पास जमा करवाता है उसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, एंड ये भी शामिल नहीं होता। लिखा क्या है इसका? ये लिखा है मीनिंग कि इंटर बैंक डिपॉजिट या ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो वो पैसा जो एक कमर्शियल बैंक दूसरे बैंक के पास रखवाता है उसे बोलते हैं इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। अब ये पैसा जनता से संबंधित नहीं होता, इसलिए इसको मनी सप्लाई में शामिल किया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई में केवल पब्लिक वाला पैसा, जनता वाला पैसा शामिल होता है, एंड इसका जनता से कोई संबंध नहीं होता। एंड उसके बाद बोलता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट वो वाला पैसा होता है जो हम बैंक में जमा करते हैं, बट एक निश्चित टाइम के बाद निकाल पाते हैं, उसको एक टाइम से पहले निकाल नहीं पाते, जैसे कि एफडी। तो एफडी वाला पैसा मनी सप्लाई का हिस्सा या मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। उसके बाद बोलता है भारत में मनी को सप्लाई कौन करता है, मनी को क्रिएट कौन करता है, तो भारत में मनी को सप्लाई करता है पहला आरबीआई, सेंट्रल बैंक, नोट छाप के। दूसरा कमर्शियल बैंक, कैसे? थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। आपको पता हो कमर्शियल बैंक जो है लोन क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, आगे आएगा। और दूसरा गवर्नमेंट सिक्के छापती है, और आरबीआई याद रखना जो है नोट छापता है। उसके बाद यहां लिखा भी है कि देश में नोट एंड कॉइन कौन छापता है, तो आरबीआई देश में सभी प्रकार के नोट छापता है, 2 रुपए से लेके उसके ऊपर तक के सभी नोट छापता है, एंड इन नोटों पे गवर्नर के साइन होते हैं। जबकि जो सरकार है, सरकार में भी कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात हो रही है, ये सारे कॉइन इशू करती है, और 1 रुपए का नोट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है
टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी की बात करें तो सबसे पहला होता है फियाट मनी या फिर लीगल टेंडर मनी। बच्चों ये वो मनी होता है जो सरकार द्वारा छापा जाता है और उसको आपको लीगली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। जैसे कि नोट और कॉइन सरकार छापते हैं एंड आपको नोट और कॉइन एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, इसको लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। दूसरा होता है फिड्यूशरी मनी या फिर नॉन लीगल टेंडर मनी। ये ऐसा मनी है जो सरकार ने नहीं बनाया, ये मनी हम आम जनता ने बनाया है, ठीक है, कि हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं जिसकी वजह से इस चीज को एज अ मनी मान रहे हैं, अदरवाइज सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। क्या बोलता है, ये वो मनी है जो पेयर और पे करने वाला और पेमेंट लेने वाला उनके बीच एक ट्रस्ट पर आधारित है, जैसे कि चेक या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद होता है फुल बॉडीड मनी, ऐसा मनी जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों इक्वल हो, मतलब जितने का वो बना है उतने ही उस पर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड कॉइन, अब गोल्ड का सिक्का जितने का बनता है उसका दाम भी उतने का होता है, तो ये क्या होता है आपका फुल बॉडीड मनी। जबकि एक होता है क्रेडिट मनी जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है, मतलब वो बना कम का है बट उस पर लिखा है ज्यादा। जैसे कि मान लो आपको 500 का नोट, अब 500 का नोट सस्ता बनता है, ये तो है नहीं, वो 500 का नोट 500 में ही बना होगा, वो बना होगा 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए के आसपास का, लेकिन उस पर लिखा कितना है जी 500 रुपए, इसे क्या बोलते हैं क्रेडिट मनी। इसके बाद सॉरी इससे पहले एक और बैंक मनी। बैंक मनी बताया मैंने आप लोगों को, वो पैसा जो हमारा कमर्शियल बैंक के पास जमा है एज अ डिमांड डिपॉजिट, क्या बोलते हैं उसको बैंक मनी। फिर आगे टॉपिक आएगा हाई पावर्ड मनी, ये क्या होता है, वो पैसा जो सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया जाता है, दैट इज हाई पावर्ड मनी। फिर बच्चों एक होता है डिजिटल मनी, वो पैसा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है जिसको ई रूपी भी कहते हैं, जैसे कि हम फोन पे गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको डिजिटल मनी कहते हैं, ठीक है जी, ओके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है, तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो जनता के पैसे को जमा करते हैं एंड आवश्यकता पड़ने पर उनको लोन देते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सके, उसे क्या बोलते हैं जी कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के दो काम है, पहला जनता की जमाओं को स्वीकार करना एंड आवश्यकता पड़ने पर उनको लोन देना। जब कमर्शियल बैंक जनता के पैसों को जमा करता है तो वो नॉर्मली दो प्रकार के अकाउंट प्रदान करता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और बच्चों एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा है जो एक व्यक्ति बैंक में जमा करवाता है एंड जब चाहे तब निकाल सकता है, इसको निकालना आसान है, क्यों, बिकॉज जब नीड पड़ेगी तब निकाल लेंगे, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। लेकिन टाइम डिपॉजिट वो होता है जो पैसा जमा करवाया लेकिन अब जब चाहे तब निकाल नहीं सकते, एक प्रॉपर टाइम पूरा होने के बाद निकाल पाएंगे, इसको निकालना आसान नहीं होता, दैट इज टाइम डिपॉजिट। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इसका टाइम पीरियड होता है। इस पैसों को चेक से निकाल सकते हैं इसलिए क्या बोलते हैं उसको चेकेबल डिपॉजिट, बट इसको चेक से निकाल नहीं सकते, क्या बोलते हैं उसको नॉन चेकेबल डिपॉजिट। इसमें कौन कौन सा अकाउंट आते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, और इसमें कौन कौन सा आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हो गया जनता की जमाएं स्वीकार करना। लेकिन कमर्शियल बैंक जनता को लोन भी देता है, लेकिन जब वो लोन देता है तो याद रखना वो कोलेटरल के रूप में, मतलब गिरवी के रूप में कुछ रखवाता है, बिना गिरवी रखवाए कमर्शियल बैंक लोन नहीं देता। और लोन देने के माध्यम से कमर्शियल बैंक के पास जो इंटरेस्ट आता है, याद रखना वही इनकी मेन इनकम का सोर्स होता है। कमर्शियल बैंक में यही से पैसा कमाते हैं लोन देके, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांस काफी ज्यादा है। इस टॉपिक का नाम है क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी क्रिएशन या फिर डिपॉजिट क्रिएशन, कि कैसे कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है। तो सुनो, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट by lending more than their primary deposit while keeping a required reserve। जो कमर्शियल बैंक है ना उसके पास जो पैसा आता है उसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, और वो उस पैसे के माध्यम से आगे लोन क्रिएट कर सकता है, और कुछ पैसा जो है बैंक वो रिजर्व के रूप में भी रखता है। जब बैंक लोन क्रिएट करता है तो याद रखना वो दो चीज पे डिपेंड होता है, सबसे पहला होता है प्राइमरी डिपॉजिट कि बैंक के पास कितना पैसा आया, एंड दूसरा होता है LRR कि बैंक कितना पैसा रिजर्व के रूप में रखेगा। मान लीजिए लोगों ने बैंकों के पास 1,000 रुपए जमा कराए, तो बताओ प्राइमरी डिपॉजिट सबसे पहले बैंक के पास कितने रुपए आए 1,000,
अब इस 1000 में से मान लीजिए 80% का बैंक लोन देता है और 20% को एज अ रिजर्व के रूप में रखता है। तो 1000 का अगर 80% लोन दिया जाएगा, कितना हो गया वो 800 रुपए, और 1000 का 20% रखा रिजर्व में 200 रुपए। ये वो पैसा है जो बैंक अपने पास रखता है कि कोई भी कस्टमर अगर बैंक में अचानक से पैसा मांगने आ जाए तो यहां से उसको पेमेंट कर देंगे। और 800 रुपए का बैंक ने लोन बांट दिया। अब बैंक में जो 800 का लोन बांटा किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति उस पैसे को खर्च करेगा, ठीक है, किसी और की इनकम बनेगी, और जिसकी इनकम बनेगी वो वापस से बंदा बैंक में आएगा और बैंक में आके 800 रुपए जमा कराएगा। फिर बैंक में वापस से 800 रुपए आ गए। अब वापस से बैंक इस 800 रुपए का 80% 640 लोन देगा एंड 160 कहां रखेगा, रिजर्व में। अब बैंक ने वापस से 640 किसी पर्सन को लोन दिया। अब वो व्यक्ति 640 को कहीं खर्च करेगा। अब जिस पर भी खर्च करेगा उस व्यक्ति की इनकम बनेगी, और जिसके पास इनकम आती है वो अपना पैसा आके बैंक में जमा करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको सैलरी मिलेगी आप भी जाके अपना पैसा बैंक में जमा करोगे। उस व्यक्ति की इनकम बनी, उसने 640 रुपीज बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक वापस से उसका 80% 512 लोन बांटेगा एंड 20% 128 कहां रखेगा, रिजर्व में रखेगा। एंड ये प्रोसेस ऐसे ही हमारा चलता रहता है। याद रखना, यहाँ पे एजम्पशन है क्या, कि देश में केवल एक ही बैंक हम मान रहे हैं, तभी तो वो व्यक्ति बार बार पैसा, तभी तो अलग अलग व्यक्ति बार बार एक ही बैंक में आके जमा कर रहे हैं पैसा, क्योंकि एक एजम्पशन है देश में केवल एक ही बैंक है। और दूसरी एजम्पशन ये है कि सभी ट्रांजैक्शन देश में बैंकों के माध्यम से होती है, इसलिए सभी लोग सारा पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, कोई कैश खर्च नहीं कर रहा, बिकॉज कैश वाले ट्रांजैक्शन मान लो होते ही नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता है। और इस प्रोसेस का एंड कब होता है, तो इस प्रक्रिया का एंड तब होता है जब प्राइमरी डिपॉजिट कितना आया था 1000, वो बराबर आ जाए किसके, टोटल रिजर्व के। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया भैया जब पूरी टेबल बनाई नहीं तो उनका टोटल कैसे आ गया। तो देखो इनका टोटल कैसे आया। एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है कि टोटल डिपॉजिट मतलब अगर आपको डिपॉजिट का क्या चाहिए, टोटल, तो कैसे आएगा। फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट, जो शुरुआत में पैसा आया वो, इनटू में 1 में LRR, इनटू में 1 में LRR। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, जरा बताओ शुरुआत में कितना पैसा आया। तो शुरुआत में कितना पैसा आया, 1000 रुपए, 1000 इंटू 1 में LRR कितना है जी, LRR हमारा 20% अपॉन में 20%। सॉल्व करा, ये कितना आ जाएगा आपका 5000। तो यहां पे कितना आपका आ गया 5000। अब 5000 का भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे 80% लोन और 20% रिजर्व। तो 5000 का 80% कितना हो गया, 4000 का लोन एंड 20% कितना हो गया आपका 1000 का रिजर्व। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका टोटल आता है। पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आना ऑब्वियस है, बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है मनी खत्म हो गया, कमर्शियल बैंक खत्म हो गया। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है, तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स संस्था है। एपेक्स मतलब होता है किसी भी देश की सबसे ऊंची संस्था है, जो कि क्या करती है, जो कि देश के मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है एंड उसको डायरेक्ट करती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास ही एक मत अधिकार होता है देश में नोट छापने का। भारत में जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, आरबीआई की स्थापना भारत में 1935 में अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी। अब क्या क्या फंक्शन है आरबीआई के, तो पहला फंक्शन है इशूइंग अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इशू। जो आरबीआई है उसका काम है देश में नोट को छापना। आरबीआई के पास देश में नोट छापने का एकमात्र अकेला अधिकार होता है। आरबीआई का जो इशू डिपार्टमेंट है, यस, आरबीआई के दो डिपार्टमेंट है, एक होता है बैंक डिपार्टमेंट, बैंक वाला काम करना, एक इशू डिपार्टमेंट, नोट छापने वाला काम करना। तो आरबीआई का जो इशू डिपार्टमेंट है वो ही नोट के इशू वाली चीजों को हैंडल करता है, वही डिपार्टमेंट जो नोट को छापता है। लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं है जब मन का नोट छाप दिया। सरकार को आरबीआई के पास गोल्ड रखवाना पड़ता है, बुलियन सोने के बिस्किट रखवाने पड़ते हैं, एंड फॉरेन सिक्योरिटी मतलब फॉरेन करेंसी रखवानी पड़ती है। जब सरकार आरबीआई के पास सोने के बिस्किट, फॉरेन करेंसी वगैरह रखवाता है, तब जाके आरबीआई देश में नोट छापता है।
आरबीआई के द्वारा छापे गए नोट यूनिफॉर्म होते हैं, पूरे इंडिया में समान होते हैं। जो 10 का नोट जम्मू कश्मीर में है, वही 10 का नोट गुजरात में, वही 10 का नोट बेटा आपका दिल्ली के अंदर है। तो आरबीआई के द्वारा छापे गए नोट यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड जनता को उस पर एक ट्रस्ट होता है कि आरबीआई ने नोट छापा है तो मतलब नोट सही है, ठीक है। तो ये तो होता है इसका इश्यूइंग अथॉरिटी फंक्शन। जो सेकंड फंक्शन है बच्चों वो है, यहाँ पे हेडिंग डल चुकी है। जो सेकंड फंक्शन है बच्चों वो है बैंकर्स बैंक। सेकंड फंक्शन क्या है आरबीआई का? बैंकर्स बैंक। जो आरबीआई है बच्चों, बैंकों का भी बैंक है, ठीक है। बैंकों का भी क्या है? ये बैंक है। क्या लिखा है? जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंकों का भी बैंक है। वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है एंड कमर्शियल बैंक के पैसे को जमा भी करता है। कौन? आरबीआई। याद रखना, इट एंश्योर बैंक्स कीप अ पार्ट ऑफ देयर मनी एज अ सीआरआर। याद रखना, हर बैंक को अपने, हर बैंक मतलब कमर्शियल बैंक, हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल मनी का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करवाना ही पड़ता है, जिसको सीआरआर कहते हैं। आरबीआई जो है बैंकों के क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है। ये फंक्शन अभी आगे भी आएगा। क्लियरिंग हाउस का मतलब है आरबीआई बैंकों की सभी ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट भी कर देता है। इसके अलावा आरबीआई जो है बैंकों का लाइसेंस चेक करता है, उनकी लिक्विडिटी चेक करता है एंड बैंक कैसे ऑपरेट हो रहे हैं इसको भी सुपरवाइज या फिर चेक करता है। दैट इज द बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ आरबीआई। इसके बाद आरबीआई का जो अगला फंक्शन है उसे बोलते हैं बैंक ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के रूप लिए ये बैंकर काम करता है, एजेंट का काम करता है एंड एडवाइजर का काम करता है। पहले बात करते हैं बैंकर की। तो बैंकर के रूप में आरबीआई सरकार के अकाउंट्स को मैनेज करता है, सरकार के पैसों को जमा करता है एंड सरकार को लोन प्रदान करता है। एजेंट के रूप में आरबीआई क्या करता है? सरकार के फंड को यहां से वहां ट्रांसफर करता है, सरकार के लिए सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स खरीदता है, बेचता है एंड सरकार के डेट को, जो सरकार ने जनता से उधार लिया, क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक डेट, उसको मैनेज करता है। इसके अलावा एडवाइजर, आरबीआई सरकार को देश के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर पर सलाह भी प्रदान करता है। जैसे कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी वो आरबीआई के सलाह द्वारा हुई थी। इसके बाद जो अगला फंक्शन है दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब है कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता तो एट द एंड आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रदान करता है। याद रखना, आरबीआई हेल्प्स कमर्शियल बैंक इन फाइनेंशियल क्राइसिस। संकट के टाइम पे आरबीआई कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो है लोन प्रदान करता है सिक्योरिटी के आधार पे। कमर्शियल बैंक को भी कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा तब जाकर जो है लोन मिलेगा। आरबीआई कमर्शियल बैंक को शट डाउन होने से, दिवालिया होने से जो है बचाता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितनी भी देश में फॉरेन करेंसी है उसकी कस्टडी आरबीआई के पास है। आरबीआई ही सभी फॉरेन करेंसी को अपने पास रखता है। आरबीआई देश के गोल्ड को एंड देश की फॉरेन करेंसी के रिजर्व को अपने पास रखता है। आरबीआई देश के एक्सचेंज रेट सिस्टम को भी मेंटेन करता है। याद करो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई जो है डॉलर एंड रुपीस के भी जो एक्सचेंज रेट है उसको मैनेज करता है। इसको मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। तो ये काम भी आरबीआई का है। और तो और इसके अलावा जितनी भी फॉरेन करेंसी में अर्निंग होती है या फिर ट्रांजैक्शन होती है उसको भी आरबीआई हैंडल करता है। एंड जो उसका आखिरी फंक्शन है बच्चों वो क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। मतलब होता है कि दो कमर्शियल बैंक के बीच अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो आरबीआई उन ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करवा देता है। क्या लिखा है? जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक की ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करवा देता है। कैसे? तो हर कमर्शियल बैंक का कुछ ना कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा होता है। तो आरबीआई दोनों के अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट एंट्री करके, जो भी एंट्री बनती होगी उसको करके ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट कर देता है। कौन? आरबीआई। दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है, इवन इसके ऊपर तो केस स्टडी भी आती है, जिसका नाम है क्रेडिट कंट्रोलर फंक्शन ऑफ आरबीआई या फिर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई देश में उधार को कंट्रोल करता है या फिर बोलेंगे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। कैसे? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स है इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहला टूल है बच्चों बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? तो वो रेट जिस रेट पर एक देश का सेंट्रल बैंक उधार देता है पैसा, किसको? कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए।
जब एक देश का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए उधार देता है उसको बोलते हैं बैंक रेट, या फिर डिस्काउंट रेट, या फिर बेस रेट। अब मान लो अगर बैंक रेट है ज्यादा, इट मींस कमर्शियल बैंक को उधार मिलेगा थोड़ा महंगा। अब कमर्शियल बैंक को उधार मिलेगा महंगा तो कमर्शियल बैंक जनता के लिए इंटरेस्ट रेट कर देगी महंगा। अब जनता को जब उधार मिलेगा महंगा, जनता उधार नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से देश में उधार की मात्रा कम हो जाएगी और इससे क्या होगा, मनी सप्लाई का लेवल भी कम हो जाएगा। तो उधार कम, मनी सप्लाई कम। लेकिन अगर बैंक रेट बढ़ जाती, घट जाती है, इट मींस अब कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन मिलेगा सस्ता। जब लोन मिलेगा सस्ता तो कमर्शियल बैंक जनता को लोन देगा सस्ता, जिससे क्या होगा जी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। जब जनता को लोन मिलेगा सस्ता तो जनता एनकरेज होगी और लोन लेगी ज्यादा, जिससे कि देश में लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई की मात्रा भी देश में जो है बढ़ जाएगी। ये होता है आपका बैंक रेट। अब जैसा होता है बैंक रेट बच्चों एज इट इज वैसा ही होता है रेपो रेट। बस दोनों में क्या अंतर है, बैंक रेट में लोन मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए, जबकि रेपो रेट में लोन मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी दोनों चीज एकदम डिट्टो सेम है, आप देख लो जो लिखा है ऊपर वो लिखा है नीचे, ठीक है। तो बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया। रेपो रेट को रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों अगला आता है कैश रिजर्व रेशियो या फिर सीआरआर। कमर्शियल बैंक की जो टोटल डिपॉजिट होती है तो उस टोटल डिपॉजिट का कुछ ना कुछ मिनिमम परसेंटेज हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना ही पड़ता है। एक कमर्शियल बैंक के पास मान लो 1,000 करोड़ रुपए है तो उसका कुछ ना कुछ मिनिमम परसेंटेज मान लो 10%, तो वो 10% हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना पड़ेगा। अब अगर सीआरआर होगा ज्यादा, मतलब अब अगर कमर्शियल बैंक को पैसा जमा करवाना पड़ेगा ज्यादा, तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा कम। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा कम तो कमर्शियल बैंक लोन बांट पाएगा कम, जिससे देश में लोन का अमाउंट कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन मान लो अगर सीआरआर कम हो गया, मतलब सेंट्रल बैंक के पास पैसा कम जमा करवाना है, तो कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास पैसा बचेगा ज्यादा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा ज्यादा तो वो लोन बांट पाएगा ज्यादा, देश में मनी सप्लाई होगी ज्यादा। अब जैसे सीआरआर होता है बच्चों बिल्कुल वैसा ही अपना एसएलआर होता है। बट एसएलआर और सीआरआर में एक अंतर है, सीआरआर में पैसों को जमा करवाना पड़ता है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। एसएलआर में क्या होता है, ये भी टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज है, बस फर्क कितना है, वहां पे जमा करवाया सेंट्रल बैंक के पास, यहां पे पैसा बैंक को अपने खुद के पास जमा करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास जमा नहीं करवाना पड़ता। एसएलआर को हम लोग जो है लिक्विड असेट में, जैसे कि गोल्ड में, कैश में, या फिर कोई भी सिक्योरिटीज के रूप में मेंटेन करते हैं, जबकि सीआरआर को हम ओनली कैश में मेंटेन करते हैं, जबकि एसएलआर को कैश के अलावा गोल्ड में या किसी भी अदर फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर मेंटेन किया जा सकता है। ये पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है और ये पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना है। याद रखना, ये जो पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा उस पैसे का यूज लोन के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते, लोन के लिए उसको छू भी नहीं सकते। अब क्या लिखा है, अगर एसएलआर होगा ज्यादा, इट मींस कमर्शियल बैंक को पास अपना, कमर्शियल बैंक को अपने पास पैसा मेंटेन करना पड़ेगा ज्यादा, उसका यूज नहीं कर सकते, तो लोन बांटने के लिए पैसा बचेगा कम, देश में लोन का अमाउंट कम और मनी सप्लाई की मात्रा कम। लेकिन अगर एसएलआर हो जाएगा कम तो कमर्शियल बैंक, अब लोन कमर्शियल बैंक के पास लोन वाला पैसा बचेगा ज्यादा, कमर्शियल बैंक लोन बांट पाएगा ज्यादा, देश में मनी सप्लाई होगी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट, जिसको हम लोग आरआरआर या फिर रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, एक देश का कमर्शियल बैंक, एक देश का कमर्शियल बैंक जब अपने फंड को जमा करवाता है किसके पास, एक देश के सेंट्रल बैंक के पास, तो सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा करवाया किसने, कमर्शियल बैंक ने, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक के उस डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट देगा और उसे क्या बोलते हैं जी, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कुछ नहीं करो, रेपो रेट का उल्टा कर दो। रेपो रेट में क्या था, हमने सेंट्रल बैंक से पैसा लिया और हमने सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट दिया। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, सेंट्रल बैंक ने हमसे पैसा लिया, हमने अपने पैसों को जमा करवाया सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक ने हमसे पैसा लिया, अब सेंट्रल बैंक उस पे हमें इंटरेस्ट देगा। याद रखना ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है।
अब अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा, इट मींस सेंट्रल बैंक हमको इंटरेस्ट देगा ज्यादा, तो जब मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो मेरे को मजा आएगा। मैं क्या करूंगा, मैं अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कराऊंगा, बिकॉज सेंट्रल बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है ज्यादा। अब जब मैं अपना ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कराऊंगा तो मेरे पास पैसा बचेगा कम, जिसकी वजह से मैं लोन बांट पाऊंगा कम। और अगर रिवर्स रेपो रेट कम है, इट मीन सेंट्रल बैंक पैसा देगा कम, इंटरेस्ट देगा कम, तो मेरे को मजा नहीं आएगा, मैं अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा नहीं कराऊंगा। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा ज्यादा, और कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा ज्यादा तो कमर्शियल बैंक लोन बांट पाएगा ज्यादा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट, खुले बाजार में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता है और बेचता है, क्या बोलते हैं उसको, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को बेचता है, मान लो कमर्शियल बैंक को, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी बेचेगा तो कमर्शियल बैंक हमको पेमेंट करेगा, तो क्या होगा, जो कैश मूव होगा कहां से, कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक के पास पैसा आएगा। अब जब कमर्शियल बैंक अपने को पैसा देगा, सेंट्रल बैंक को पैसा देगा, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा कम, जिसकी वजह से वो लोन बांट पाएगा कम। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी परचेज करता है तो उस बार सेंट्रल बैंक पेमेंट करेगा, सेंट्रल बैंक पेमेंट करेगा तो उस बार कमर्शियल बैंक के पास पैसा जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा हो जाएगा ज्यादा, कमर्शियल बैंक लोन बांट पाएगा ज्यादा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या होता है, हम जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तो हमको जो लोन मिलेगा वो, और हम जो गिरवी रखवाएंगे बैंक के पास उसकी वैल्यू हो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल मैं बैंक के पास लोन लेने गया, तो मैंने मान लो बैंक के पास जमा करवाई अपनी कार, बेटा मान लो कार थी 10 लाख की, और बैंक ने उसके बदले मेरे को लोन दिया मान लो 6 लाख का, तो जो 4 लाख बैंक ने अपने पास रखा, उस 4 लाख को मैं क्या बोलूंगा, उसी को बोला जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो, अब अगर हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर बैंक बोलता है मैं अपने पास पैसा रखूंगा ज्यादा तो मेरे को लोन कम मिलेगा। भाई 10 लाख की कार थी, बैंक बोलता है मैं 4 लाख नहीं, अपने पास रखूंगा 5 लाख, तो अगर बैंक 10 लाख की कार में से 5 लाख अपने पास रखेगा तो मेरे को लोन केवल कितना मिलेगा, 5 लाख का, तो मेरे को लोन मिलेगा कम, लोन मिलेगा कम, देश में उधार कम, मनी सप्लाई कम। लेकिन अगर बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट अपने पास कम रखता है, 10 लाख की कार थी, बैंक ने बोला अपने पास केवल 2 लाख रखूंगा, तो लोन कितना मिलेगा मेरे को, 8 लाख का। इट मींस लोन मिलेगा ज्यादा, देश में उधार क्रिएट होगा ज्यादा, और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी जी, ज्यादा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्रेडिट राशनिंग, या फिर इसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। ये क्या होता है, यहां पे सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को डायरेक्टली बोलता है, डायरेक्ट ऑर्डर करता है कि या तो तुम लोन को रेस्ट्रिक्ट कर दो, मतलब वो डांटेगा, बोलेगा कमर्शियल बैंक अब लोन बांटने की नीड नहीं है, या फिर हो सकता है कि कमर्शियल बैंक को बोले लोन को अलाउ कर दो, लोन को ज्यादा से ज्यादा बांटो। तो इस केस में कोई भी इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं आती, यहाँ पे सेंट्रल बैंक डायरेक्टली मुंह से बोलता है कि भैया तो लोन बांटो, बहुत बांटो, या फिर क्या बोलेगा, लोन बिल्कुल मत बांटो। क्या होता है, जब क्रेडिट राशनिंग को कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस करता है कि अब क्रेडिट राशनिंग अप्लाई करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, इस केस में सेंट्रल बैंक बोलता है कि केवल कुछ ही सेक्टर्स को लोन बांटना है, सबको लोन नहीं बांटना। अब जब सबको लोन नहीं बांटेंगे, केवल कुछ सेक्टर्स को लोन बांटेंगे, तो देश में लोन का अमाउंट क्या हो जाएगा जी, कम। लेकिन जब क्या बोलता है कि नहीं, इस पॉलिसी को हटाओ, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को लेके नहीं आना, तो यहां पे क्या होगा कि अब हर सेक्टर को लोन बांटो, सिलेक्टेड सेक्टर को लोन नहीं बांटना, सबको बांटना है, जिससे क्या होगा, लोन बटेगा ज्यादा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बच्चों क्या है, मॉरल सुएशन। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक डांटता नहीं है, फटकार नहीं लगाता, बड़े प्यार से बात करता है। क्या बोलता है कि मॉरल सुएशन एक मेथड है जो सेंट्रल बैंक द्वारा यूज किया जाता है, वो कमर्शियल बैंक को इन्फ्लुएंस करता है, किसके लिए, लोन के लिए। ठीक है, यहाँ पे एडवाइस के माध्यम से, रिक्वेस्ट के माध्यम से और पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से काम होता है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से काम नहीं होता। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल बैंक अर्ज कर सकता है, अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट करना, कि सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट कर सकता है किससे, कमर्शियल बैंक से, कि यार लोन को ज्यादा मत बांटो। ठीक है, मनी सप्लाई को थोड़ा कंट्रोल करना है, इट मींस कम करना है।
तो रिक्वेस्ट कर सकता है। या फिर सेंट्रल बैंक एनकरेज, मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। जो सेंट्रल बैंक है वो एनकरेज कर सकता है किसको, कमर्शियल बैंक को, कि लोन बांटो ज्यादा ताकि मनी सप्लाई हो ज्यादा। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें डांट फटकार रेस्ट्रिक्शंस रूल्स होते हैं, जबकि इसमें डांट फटकार रेस्ट्रिक्शंस रूल्स नहीं होते। ठीक है, ओके। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हाई पावर्ड मनी, और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाई पावर्ड मनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाई पावर्ड मनी वो मनी है जो देश का आरबीआई और गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको इश्यू कौन करता है जी, आरबीआई नोट छाप के और गवर्नमेंट सिक्के छाप के। और इस मनी को इशू करता है आरबीआई एंड गवर्नमेंट एंड हेल्ड बाय, इसको अपने पास रखता कौन है, पब्लिक और बैंक। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे नोट एंड कॉइन्स वापस किसके पास आते हैं, देश की जनता के पास एंड देश के बैंक के पास। तो इशूड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट, हेल्ड बाय पब्लिक एंड बैंक्स। इस बैंक का बच्चों मतलब कौन से बैंक से है जी, इस बैंक का मतलब एक प्रकार से कमर्शियल बैंक से है। ठीक है, हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला क्या बन गया, तो M0 मतलब होता है हाई पावर्ड मनी, इसका फॉर्मूला बन गया करेंसी विद पब्लिक, जो पैसा पब्लिक के पास है, एंड कैश रिजर्व ऑफ बैंक, जो पैसा बैंकों के पास है, दोनों को जोड़ दो, हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला बन गया। इसके अदर नेम क्या है, रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस, बेस मनी, आउटसाइड मनी, या फिर सेंट्रल बैंक मनी भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपका हो गया हाई पावर्ड मनी, और यहां पे आपका जो है पूरा का पूरा मनी एंड बैंकिंग हमने मात्र 30 से 40 मिनट के अंदर पूरा फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। ओके।